वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस। जैसा आप जानते हैं कि कल ही एमपीपीएससी ने अपने मेंस की एग्ज़ाम 2024 के लिए जो मेंस कंडक्ट होने वाला था उसकी डेट को एक्सटेंड किया है और अब जो है एग्ज़ाम 21 अक्टूबर को शिफ्ट हो गया है। 21 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2026 तक आपका 2024 का मेंस कंडक्ट होगा। तो और प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब कुछ बच्चे क्लियर हैं कि कुछ बच्चों को मेंस देना है और जिन बच्चों को मेंस देना है कब देना है ये बात भी निश्चित है, निर्धारित है। और कुछ बच्चे इस बात के लिए श्योर हैं कि उनका नहीं हुआ है। तो अब वो कैसे आगे की तैयारी करें, प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करें 2025 के लिए। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है स्पेशली वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए, एमपीपीएससी में मेंस की तैयारी कैसे की जाए। ये 2024 की ही बात नहीं है, ये वाले मेंस के लिए तो ज़रूरी होगा ही। साथ में आप देखेंगे कि जो आने वाले अपकमिंग मेंस है, जो आपके जब भी एग्ज़ाम होगा या और भी किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी दूसरे स्टेट सर्विस की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, व्हाटएवर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी होगा कि मेंस की तैयारी आखिर कैसे की जाए, है ना? क्योंकि मेंस देखिए, इसका नाम है मेंस, मुख्य परीक्षा इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये मेन तो यही होता है। तो तैयारी असल में इसी की होती है। और मैं आपको सच बताऊं तो ये सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। क्योंकि यहाँ पे तो सीधे सीधे सवाल आते हैं। इवन यूपीएससी तक मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। अभी 2-3 साल से देखोगे तो वो भी लगभग स्टेट पीएससी के पैटर्न पे चल रहा है और बहुत सीधे सवाल पूछ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि यूपीएससी ने भी अपने स्तर को थोड़ा सा गिराया है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है उसके पेपर को ऑब्जर्व करके। बाकी एमपीपीएससी थोड़ा बदल रहा है और थोड़े से उसने क्वेश्चन फैक्चुअल के साथ एनालिटिकल क्वेश्चन को भी एग्जाम में डालना शुरू किया है। लेकिन अभी भी 70% जो एग्जाम है एमपीपीएससी का वो फैक्चुअल है। तो सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस की तैयारी में, है ना? चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हो या व्हाटएवर जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए सिलेबस आपकी सक्सेस की होता है। और मैं हमेशा हर क्लास में आपको बता चुका हूं कि आपकी सिलेबस पे बेहतर कमांड होनी चाहिए। लेकिन अकेला सिलेबस ही काफ़ी नहीं होता, सिलेबस के साथ कुछ और भी चीज़ें होती है जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है मेंस की तैयारी के दौरान, है ना? तो आज का लेक्चर जो है मुख्यतः इन्हीं बातों पे फोकस होगा कि मेंस की तैयारी आखिर कैसे की जाए और किन बातों पे ध्यान दिया जाए। और थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे करें, है ना? कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितना टाइम में आपको कवर करना है उस क्वेश्चन को। इस बारे में आंसर को इनरिच कैसे करें, जो एवरेज मार्किंग है उससे ज्यादा नंबर कैसे लाया जाए, ठीक है? इन चीजों पे भी बात करेंगे। सोर्स का सिलेक्शन कैसे किया जाए, अगर कर लिया है तो उसको बदलना नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और नहीं बदला है, सिलेक्शन नहीं किया है तो कॉन्शियसली कैसे किसी सोर्स का सिलेक्शन किया जाए, है ना? तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास जो हमारी कंडक्ट होगी वो इस बात पे हम कंडक्ट करेंगे कि आखिर प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड तरीके से कैसे पढ़ा जाए, है ना? तो कई लोग आपसे बोलेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप 4 घंटे प्रीलिम्स पढ़िए, 4 घंटे मेंस पढ़िए दिन में। तो भाई, आप जब ठीक से सिलेबस को देखेंगे, है ना, ये वही व्यक्ति बोलेगा जिसने सिलेबस को नहीं देखा है, जिसको सिलेबस की समझ नहीं है, वही टीचर आपको बताएगा। और बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपको ये बताते हुए दिख रहे होंगे कि इन दिनों में ऐसे ऐसे बांट लीजिए, 4 घंटे प्रीलिम्स पढ़िए, 4 घंटे मेंस पढ़िए। आप ठीक से देखेंगे ना तो प्रीलिम्स और मेंस में लगभग 90% चीजें कॉमन है। अगर आपका मेंस तैयार हो जाता है तो प्रीलिम्स ऑलरेडी आपका तैयार हो ही जाता है। कुछ चीजों को मैं आपको यहां अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अगला जो मेरा लेक्चर है वो पूरा इसी पे बेस्ड है कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कैसे की जाए। तो मैं आपको सिलेबस के वो बिंदुओं को बताऊंगा जो मेंस से कनेक्टेड है, जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। ऐसे कॉमन बिंदु निकालेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग सारे बिंदु जो हैं वो मेंस में कवर हो रहे हैं हमारे, है ना? बस प्रीलिम्स में क्या है, थोड़ा सा अप्रोच को बदलना पड़ता है पढ़ने की, हमें फैक्चुअल चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन एमपीपीएससी के मेंस का नेचर देखें तो वो भी फैक्चुअल नेचर का ही है। तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड पढ़ने में। यूपीएससी में दिक्कत होती है क्योंकि यूपीएससी में अप्रोच, मेंस में अप्रोच के साथ भी जाना पड़ता है। यहां अप्रोच की जरूरत तो है लेकिन कम मात्रा में, इसलिए आप बहुत बेहतर तरीके से
प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चल सकते हैं यहां पर, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, है ना। तो इस बात पे हम बात करते हैं कि आखिर एमपीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। ठीक, तो एक एक करके हम उन बिंदुओं पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम एमपीपीएससी की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं लिखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर एमपीपीएससी मेंस। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि एमपीपीएससी के मेंस को कैसे तैयार किया जाए। अच्छा, ये बातें सारे स्टेट पीएससी पे लागू होगी, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो है, आपको एमपीपीएससी की तैयारी में, एमपीपीएससी की मेंस की तैयारी में जो सबसे पहली चीज है, जो जिसको याद रखना है आपको, और जिस पे हम बार बार जिस पे फोकस करते हैं, हमारा कहना ही है कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस। हमारी पहली क्लास से ही हमने ये कहा कि सिलेबस पे कमांड हो तो पढ़ने में कुछ नहीं, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी सिलेबस पे कमांड है। सिलेबस को समझने के लिए आप किसी का सहारा ले सकते हैं, उसके बाद खुद घर पे पढ़ सकते हैं, है ना। तो पहली चीज है यहाँ जो आपके लिए सबसे जरूरी होगी मेंस की तैयारी के कंटेक्स्ट में, सिलेबस को समझना। टू अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, सिलेबस को समझना। सिलेबस को समझने का मतलब है कि आखिर मेंस में हमें किसी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिकों को कवर करना है, इस बात को समझना, है ना। क्योंकि एमपीपीएससी ने क्लियरली अपना सिलेबस डिफाइन किया हुआ है और वो अपने सिलेबस से ही लगातार क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको कुछ अभी सैंपल भी दिखाऊंगा जिससे मैं आपको यकीन दिला सकूं कि एमपीपीएससी लगातार सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जब तक आप सिलेबस को समझेंगे नहीं तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा नहीं कि आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखे हुए जो टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन बनेगा, और आपको अगर उस टॉपिक पे कमांड नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो जब आप सिलेबस को समझ लेंगे, उस टॉपिक को जान लेंगे कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, उसको प्रिपेयर कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम को क्लियर करने के कंटेक्स्ट में। ऐसे ही सिलेबस में जितनी भी चीजें लिखी हैं, जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, अगर सभी को आप समझ लेते हैं, सभी की आप स्टडी कर लेते हैं, सभी के आपके पास मटेरियल होता है सभी टॉपिक का, है ना, उनको बार बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझ पाते हैं कि मैंने सिलेबस को सब कंप्लीट करके रखा है। और एक चीज इसमें आपके लिए जरूरी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस के बाद, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना। जैसे सिलेबस को आपने देख लिया, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखिए उसी टॉपिक से। अब जब सिलेबस के साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे कोई टॉपिक लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ने के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि आपने जहां भी आपने जो भी सोर्स डिफाइन किया है, आपने उससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूछ लिया। अब आप एमपीपीएससी के सवाल देखेंगे पिछले सालों में तो आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एमपीपीएससी ने सवाल पूछा है। अब क्या पूछा है, या तो उसकी डेफिनेशन पूछी है, या उसकी विशेषताएं पूछी है, या उससे रिलेटेड चुनौतियां पूछी हैं। आपको दायरा पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितनी मात्रा में पढ़ना है ना, किस अप्रोच से पढ़ना है। तो अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर और सिलेबस को देखने के बाद आपको सारे टॉपिक को तैयार कर लेना है मेंस के लिए, सारे टॉपिक को तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, फिर बहुत इजी है चीजें। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, पीवाईक्यू देखना है आपको ठीक से, है ना, ताकि आप समझ पाए कि किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है जो मेंस की तैयारी में आपको ध्यान रखना है, वो है कि मेंस की तैयारी में आपके पास समय बहुत कम होता है। समय कम होने के कारण आपके पास आपको चीजें याद होनी चाहिए, और याद कब होंगी, जब आपके रिवीजन मैक्सिमम होंगे, है ना। रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं, आप देखिए एमपीपीएससी का जो नया पैटर्न है उसमें आप देखेंगे
कि दो पार्ट हैं पेपर 1 में, पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में 30 क्वेश्चन आते हैं। एक पेपर के अंदर 60 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपके दिमाग को 60 बार सफल करना है। तो 60 बार सफल करने के लिए आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, और याद कब होंगी जब आपके रिवीजन मैक्सिमम होंगे। और रिवीजन मैक्सिमम होने के लिए क्या जरूरी है, आपके जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड होना चाहिए। मतलब जिस सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हो, जो सोर्स आपने चूज कर लिया है किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, आप उसी को दोहराइए। ठीक है, सोर्सेज लिमिटेड रखना है आपको, और उस सोर्स को दोहराइए भी मत। मैं तो कहता हूं कि आप उस सोर्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए अपनी लैंग्वेज में, उनको याद कर लीजिए, उनको बार बार पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है सोचने का। आप सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो मेंस की तैयारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। मैक्सिमम रिवीजन करेंगे तो आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बच्चों से ज्यादा होगी। और ऐसा कब पर कर पाएंगे, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं, छोटे छोटे नोट्स होते हैं, तब आप ऐसा कर पाते हैं। इसलिए नोट्स बनाने का भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन में। सोर्सेस लिमिटेड के बाद मैं अगला पॉइंट आपको वही बताने वाला था कि आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट कीजिए। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर सच में एमपीपीएससी में आपको सक्सेस होना है तो आपको यह काम करना ही पड़ेगा। इतना सिलेबस लेंदी है, इतना वास्ट सिलेबस है, आप बिना शॉर्ट नोट्स बनाए उसको कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। और कवर कर भी लेंगे, एक बार पढ़ भी लेंगे, तो उसको दोबारा कैसे रिवाइज करेंगे, तिबारा कैसे रिवाइज करेंगे, चौथी बार कैसे रिवाइज करेंगे, नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। अगर आपने छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं किसी टॉपिक के, तो आप उसको इजीली क्विकली रिवाइज कर पाएंगे, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। और मैंने आपको पहले बताया कि इस एग्जाम में टाइम का बहुत इश्यू होता है। अभी मैं अगली स्लाइड पे आपको वही डिस्कस कर रहा हूं कि टाइम का कैसे इश्यू होता है। इसलिए आपको सोचने का टाइम नहीं होता, आपको सीधा लिखना पड़ता है, सर उठाने का टाइम भी नहीं होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरों से पीछे हो जाएंगे, आपका पेपर छूटेगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं मेंस की तैयारी के दौरान। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है मेंस की तैयारी में, वो है कि आपको अपने आंसर को इनरिच करना है। तो इनरिच करना है अपने आंसर को, कैसे करना है, आप दो तरीके से अपने आंसर को इनरिच कर सकते हैं। इनरिच करना इसलिए जरूरी है कि आप जब भी किसी टॉपर की कॉपी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो उनका आंसर जो है वो मल्टी डायमेंशन में लिखा होता है, दूसरा उनका आंसर जो है कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं ना, उनसे कनेक्टेड होता है, या करंट इश्यूज जो चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आंसर में उसको रिफ्लेक्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये दूसरा कहें कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो उसमें देते हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो जब भी आप अपना आंसर लिखें तो कोशिश करिए कहीं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल उससे रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है तो उसको डालिए, है ना। और करंट इश्यूज से अगर वो कनेक्ट हो रहा है आंसर, तो उसको जरूर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और पॉइंट जो है बहुत ही ऐसे पॉइंट भी नहीं लिखना कि बहुत ही जेनरिक पॉइंट लिख दिया आपने बिल्कुल जो सभी लोग लिखते हैं, और बहुत ऐसे भी नहीं लिखना कि बहुत टेक्निकल पॉइंट लिख दिए। आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना है, मॉडरेट लिखना है ना। बहुत टेक्निकलिटी में भी नहीं जाना, बहुत सामान्य भी नहीं लिखना, है ना। लेकिन ऐसे लिखना है जो थोड़े व्यवहारिक हो, जो किताबों में बस ना लिखे हो। जैसे महिला सशक्तिकरण में आप अब किरण बेदी को कब तक घसीटेंगे, तो आप कुछ नया इनोवेटिव कुछ लेके आए, कुछ नया लिखे, तो शायद आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किरण बेदी महिला सशक्तिकरण में एक इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नाम है, बट एग्जामिनर उसको 20-25 साल से चेक कर रहा है उस कॉपी को जिसपे महिला सशक्तिकरण लिखा हुआ है। तो आप कुछ नया लिखेंगे तो आपके आंसर आपके नंबर बढ़ने की आंसर में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको एवरेज से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो एक चीज जो आपको याद रखनी है इसमें कि अपने आंसर को आपको इनरिच करना, और इनरिच करने के मैंने दो तरीके बताए आपको। एक तो करंट इश्यू से कनेक्ट कीजिए उसको, और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर पॉसिबल हो तो दीजिए, है ना। और क्या किया जा सकता है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको ये करना है कि जब भी देखिए अब कल गुरु पूर्णिमा निकली है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि सबसे बड़ा जो गुरु है एमपीपीएससी के एस्पिरेंट को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो सबसे बड़ा गुरु है वो आपका सिलेबस है। तो सिलेबस को गुरु बनाइए, बाकी दूसरे गुरु हो सकते हैं लेकिन वो सब सेकेंडरी गुरु होने चाहिए। अगर आपको एमपीपीएससी में सक्सेस होना है तो आपका जो गुरु है, प्राइमरी गुरु है, वो आपका सिलेबस होना चाहिए। इसलिए सिलेबस को समझकर उससे खुद क्वेश्चन डिजाइन कीजिए।
क्वेश्चन बनाइए, है ना, और उनकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप जैसे तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, सिलेबस को ठीक से समझ लेंगे, तो आप क्वेश्चन बनाने में कैपेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस जो है, जो टाइम लिमिटेशन है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है ना, कि किसी क्वेश्चन को कितने मिनट में कंप्लीट करना है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं इस चीज के बारे में कि आपको किस क्वेश्चन को कितनी देर में कंप्लीट करना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन भी बनाइए खुद से। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सिलेबस में लिखे हुए जो कीवर्ड्स है उनसे क्वेश्चन बनाइए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो किसी ऐसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जेन्युइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जेन्युइन टेस्ट सीरीज, है ना, इस बात पे गौर करना, जेन्युइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए जो सिलेबस पर स्ट्रिक्टली फोकस होकर कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन बनाती हो, क्योंकि एमपीपीएससी कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है ना। इस बात को विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। तो कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन या तो खुद बनाइए आप, उनकी प्रैक्टिस कीजिए टाइम बाउंड मैनर में, या फिर ऐसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कीजिए जो कहीं ना कहीं कीवर्ड को ध्यान में रख के क्वेश्चन क्रिएट करती हो, है ना। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए मेंस में और बहुत सारी चीजें है नहीं ऐसा, जो आपको एक है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो भी स्पीड बढ़ाने के लिए और राइटिंग ठीक करने के लिए। तो फिर आपको क्या करना है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये जो प्रैक्टिस है ये नॉलेज की नहीं है, नॉलेज तो आप गेन कर रहे हैं। अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि आप एक टाइम बाउंड मैनर में आंसर को लिख पाए, आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक आए, क्योंकि हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। नॉलेज उनका उतना अच्छा नहीं था लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी थी। और कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनका नॉलेज बहुत शानदार है लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी ना होने के कारण वो मेंस में लगातार स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें राइटिंग को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला है, हमें पता तो नहीं है लेकिन जैसा हमने सुना है, जैसा अंदाजा लगाते हैं कि वो थोड़े से एजेड पर्सन होते हैं, है ना। तो थोड़ी अच्छी राइटिंग होगी तो उनको समझ में भी ठीक आती है, उनका विजन थोड़ा वीक होता है, ऐसा सुना है। देखिए मैं जानता नहीं हूं इस बारे में लेकिन मैंने सुना है। तो आपकी राइटिंग क्लियरली पढ़ने में आए, है ना, राइटिंग अच्छी हो, सुंदर हो, वो भी इंपैक्ट डालती है। तो वो कैसे आएगी? जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आप, उससे आएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। देखो क्या क्या हमने बात की। सबसे पहले मेंस की तैयारी में आपको सिलेबस को समझना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है। सिलेबस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक डायरेक्शन देते हैं उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको रिवीजन मैक्सिमम करना है तो आपको सोर्स लिमिट करना पड़ेगा। सोर्स लिमिट करना है, उसके लिए सोर्स लिमिट करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है हर टॉपिक के, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर पाए। उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको आंसर को इनरिच करना है। आंसर को इनरिच करने के लिए आपको करंट इश्यूज से कनेक्ट करना है अपने आंसर को, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना है। ठीक है, क्वेश्चंस क्रिएट करना है, खुद से क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सिलेबस में लिखी हुई कीवर्ड जो लाइनें लिखी हैं सिलेबस, उनको उठा के आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, है ना। और अगर उनको आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप कैपेबल नहीं है इसको करने में, तो आप ऐसी कोई टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन कीजिए जो स्पेसिफिकली कीवर्ड बेस्ड सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन बनाती हो स्ट्रिक्टली, क्योंकि सिलेबस बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। मैं अभी आपको वो भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग कीजिए ताकि आप एक टाइम बाउंड मैनर में अपने आंसर को लिख पाए और आप जो है अपनी हैंड राइटिंग को भी ठीक कर पाए, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी मेंस की तैयारी में। अब आप देखेंगे कि जैसे मैं पेपर 1 की बात करूं, आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 होता है, और पेपर 2 की बात करें, और पेपर 3 की बात करें, एमपीएससी में इन तीन पेपर की बात करें, तो आपको पता है कि इनमें दो दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, है ना। यहां भी ऐसे ही होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए बी, ए बी। ठीक है, आपको पता है कि एक पेपर 300 मार्क्स का होता है, तो ऐसे में पार्ट ए जो हो जाता है वो 150 मार्क्स का होता है,
पार्ट बी भी 150 मार्क्स का होता है। ऐसे ही सेम पेपर 2 का पार्ट ए 150 का, पेपर 2 का पार्ट बी 150 का, ऐसे ही पेपर 3 भी 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, 150 नंबर का होता है। आपको पता है कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 का पार्ट ए है, उसमें कितनी यूनिट है आपकी? 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? यूनिट 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है आपकी। तो ऐसे 150 नंबर का पेपर है, तो एक यूनिट कितने नंबर की हो जाती है? मतलब एक यूनिट होती है 30 नंबर की, 30 नंबर की एक यूनिट है। ऐसे ही सारी यूनिट 30-30 नंबर की है। ठीक है, अब इस 30 यूनिट में आप 30 नंबर में देखेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो 2 मार्कर आते हैं और उन क्वेश्चन की संख्या है 3। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको 7 मार्कर आते हैं और उन क्वेश्चन की संख्या है 2, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको 10 मार्कर आते हैं और उनकी संख्या 1। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो ये जो है 6 नंबर का, ये 14 नंबर का और ये 10 नंबर का, तो आप तीनों को प्लस करेंगे तो ये 30 नंबर हो जाते हैं, जो हमने अभी देखा कि एक यूनिट से 30 नंबर का आता है। क्वेश्चन देखिए कितने आ रहे हैं, 2 3 2 5 और एक 6। एक यूनिट से आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो यूनिट 1 है इससे आया 30 नंबर का और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 6 क्वेश्चन आए और आया 30 नंबर का। ऐसे ही 10 यूनिट है पेपर 1 में। पार्ट एक में पार्ट ए में 5 यूनिट है, पार्ट बी में 5 यूनिट है, तो टोटल हो गई 10 यूनिट। एक यूनिट से आ रहा है 30 नंबर का, 10 यूनिट से आएगा 300 नंबर का, एक यूनिट से आ रहे हैं 6 क्वेश्चन, 10 यूनिट से आएंगे 60 क्वेश्चन। तो मतलब पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चंस हैं 60। ठीक है, और मार्क्स कितने हैं टोटल? 300। पेपर 2 में भी ऐसा ही है, पेपर 3 में भी ऐसा ही है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है ना, एक पेपर में आप देखेंगे, हम जैसे पेपर 1 के पार्ट ए की बात करें, पेपर 1 का पार्ट ए, पेपर 1 का पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पेपर 1 के पार्ट ए में कितनी यूनिट है? टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, अब जैसे यूनिट 1 की बात करें हम, तो मैंने आपको अभी बताया था कि यूनिट 1 जो है, सभी यूनिट से ऐसे ही आता है, यूनिट 1 की बात कर लो। यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्कर आएंगे, 2 क्वेश्चन जो है वो 7 मार्कर आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का आएगा। ऐसे 30 नंबर का आ जाता है। आपका पेपर का ड्यूरेशन कितना होता है? 3 घंटे का पेपर का ड्यूरेशन होता है। तो आपको एक यूनिट कंप्लीट करने में कितना समय देना पड़ेगा? 18 मिनट में आपको एक यूनिट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, एक यूनिट में आया 3 क्वेश्चन आए 2 नंबर के, 2 क्वेश्चन आए 7 नंबर के और एक क्वेश्चन आया 10 नंबर का। तो यूनिट 5 होती है पार्ट ए में। अब मैं प्रॉपर तरीके से पार्ट ए की बात कर रहा हूं सिर्फ, है ना, पार्ट ए की बात कर रहा हूं। तो 5 यूनिट में आप क्या जाएंगे? 15 शॉर्ट वाले आ जाएंगे, 15 शॉर्ट आंसर 15 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे आपके मीडियम वाले, और एक क्वेश्चन एक यूनिट से आता है तो 5 यूनिट से आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे लॉन्ग आंसर आ जाएंगे 5। तो आप देखें टोटल आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टोटल पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे होते हैं, लेकिन आपको पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे नहीं, 1.5 घंटे ही मिलेंगे, उसका आधा, माने कि 90 मिनट। तो 90 मिनट में आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 90 मिनट में। आप कैसे करें? तो आप जब इस शॉर्ट वाले क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि इसको 1.5 मिनट में कंप्लीट करें। 1.5 मिनट का टाइम इसमें है। जब 10 मीडियम क्वेश्चन की बात करें हम, तो आप कोशिश कीजिए कि इनको आप
लगभग 3.5 मिनट के आसपास लिखने की कोशिश करें, 3.5 मिनट, है ना। 3.5 मिनट में आप लिखने की कोशिश करें, या ये 4 मिनट तक भी जा सकता है, और 5 क्वेश्चन को आप 6.5 मिनट के आसपास लिखने की कोशिश करें, है ना। आप वर्ड लिमिट देखेंगे तो जो यहां जो 10 नंबर की क्वेश्चन है, 200 वर्ड में लिखना है, तो 200 वर्ड के लिए मुझे लग रहा है 6.5 मिनट के आसपास का टाइम आपको चाहिए, है ना। ये 60 वर्ड में लिखना होता है आपको 7 नंबर के क्वेश्चन, तो 60 शब्दों को आसानी से मैनेज किया जा सकता है 3.5 मिनट में, है ना। और ये जो 20 शब्दों में लिखने पड़ते हैं जो क्वेश्चन, उनको 1.5 मिनट में आप आसानी से डील कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि ये जो टाइम है ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। किसी क्वेश्चन को इससे कम समय में कंप्लीट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा नहीं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 मिनट के आसपास ही आएगा, 90 मिनट में आपका ये हो रहा है। तो आप जब आंसर राइटिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि मुझे छोटे वाले जो आंसर है 2 नंबर के, उनको 1.5 मिनट से पहले ही खत्म करना है। जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको 3.5 से 4 मिनट मैक्सिमम उसमें खत्म करना है, और जो लॉन्ग टाइप आंसर है उसको 6.5 मिनट मैक्सिमम उससे पहले ही खत्म करना है। आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब कुछ आंसर ऐसे होते हैं कि जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसको आप बहुत जल्दी लिख लेते हैं। कुछ आंसर ऐसे होते हैं जहां आपको थोड़ा सोच सोच के लिखना पड़ता है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन आपका एवरेज ये होना चाहिए। जब आप इस एवरेज को मेंटेन करेंगे तब आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। इससे कम में ही करना है आपको। आप इतने में भी करते हैं तो भी शायद आपका पेपर छूट जाएगा। इससे कम में ही करना है, क्योंकि 2, 5, 10 मिनट तो आपके इधर उधर वेस्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि पेपर छूटे ना। और पेपर कब नहीं छूटेगा? जब आप घर पर भी प्रैक्टिस जब करें, घर पर भी जब आंसर लिखें, तो इस पैटर्न को, इस चीज को ध्यान में रख के लिखें कि 1.5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं लूंगा छोटे आंसर में, है ना। मीडियम वाले में मैं 3.5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, और बड़े में मैं 6, 6.5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, है ना। तब जो है आप ठीक तरीके से पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। और ये कब कर पाएंगे? ये फिर वही बात है ना, जब आपको सारी चीजें याद होगी तब तो आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से सीधे सीधे आते हैं, इसलिए आपकी सिलेबस पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी देखिए, मैंने एक सैंपल के तौर पे उठाया है, इसकी तो मैं प्रॉपर क्लास करने वाला हूं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन की डिस्कशन करने वाला हूं 2020 से 2023 तक एमपीपीएससी ने जो पूछे हैं, है ना, उसकी सीरीज आने वाली है। कल से शायद हम उसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेंस में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे उसमें। अभी मैं सैंपल के लिए आपको बता रहा हूं कि देखिए, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है पेपर 2 का यूनिट 1 है, ये पार्ट ए का, है ना, पार्ट ए का यूनिट 1 है। पार्ट ए की यूनिट 1। मैंने आपको क्या बताया था कि एक यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं छोटे वाले, 2 मार्कर, 2 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्कर, और एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। ये मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब इस यूनिट में आपको क्वेश्चन बताता हूं, इसी रेशियो में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। पहले एमपीपीएससी में क्या था कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ करता था, 3 नंबर वाला। 3 क्वेश्चन जो 3 नंबर के आते थे, जो 2 क्वेश्चन आते थे वो 5 नंबर के आते थे, और एक क्वेश्चन है जो 11 नंबर का आता था। इसने इस बार चेंज किया है, नंबर में बदलाव किया है, बाकी पूछने का पैटर्न मेरे ख्याल से लगभग वही होगा। ठीक, तो इसको देखते हैं हम सिलेबस में क्या लिखा हुआ है ना। सिलेबस में लिखा है भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। आपको ये पढ़ना है। आपको वैचारिक तत्व में पढ़ना है उद्देशिका, इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रियम्बल, मूल अधिकार पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है। ठीक है, अगला इसमें आपको पढ़ना है संघवाद, है ना, फेडरलिज्म पढ़ना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ना है, केंद्र राज्य संघ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है आपको, जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद, लोक अदालत और जनहित याचिका। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक, ये सिलेबस में लिखा हुआ है आपके। अब मैं आपसे बोल रहा था कि मेंस की तैयारी करते समय आप सिलेबस पे ध्यान रखिए। अब जब आप मेंस की तैयारी करने के लिए जाएं, संविधान पढ़े, तो संविधान के निर्माण के संबंध में जो प्रक्रिया है मेंस में, उसको कंप्लीट करें। आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसको टिक कर लें कि भाई ये मैंने सिलेबस में ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। जब संविधान की विशेषताएं आप पढ़ लें ठीक तरीके से,
तो उसको टिक कर दें कि मैंने ये पढ़ लिया। ऐसे ही आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तब मैं मानूंगा कि आपकी सटीक तरीके से तैयारी हुई है ना। ऐसे रैंडमली तैयारी नहीं, सिलेबस को ध्यान में रख के उसमें आए हुए हर शब्द को आपको कंप्लीट करना है। मूल अधिकार पढ़ लें तरीके से, तब उसको अंडरलाइन कर लें कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है ना। इस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, देखो क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? क्या आपके सिलेबस में लिखा है उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देशिका ये लिखा है, ये लिखा है उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। उद्देशिका को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है। आपको जब पॉलिटी की क्लासेस होंगी तो उसमें क्लियर तरीके से बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन यहां से आया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 विशेषताएं लिखिए। मौलिक अधिकार लिखा है क्या सिलेबस में? वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार लिखा है। मौलिक अधिकार 3 विशेषताएं पूछ रहा है। इस टॉपिक को आप तैयार करके जाते तो उस आंसर को लिखने में क्या दिक्कत थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्याख्या कीजिए। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसको बताना है। लिखा है क्या सिलेबस में जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या कीजिए। परिभाषा पूछ रहा है। मैं आपसे बोला था सिलेबस के हर शब्द पे आपकी कमांड हो, आप अगर इसका मतलब भी जानते तो आपके 3 नंबर पक गए, फ्री में मिल गए। इसलिए कहता हूं सिलेबस को पढ़ो भाई, सिलेबस को पढ़ो। अब देखिए 3 क्वेश्चन मैंने कहा 3 नंबर के आएंगे, इसको काट दो, ये गलत आ गया, उस तरफ से आ गया है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 अवयवों को लिखिए। प्रस्तावना में क्या प्रस्तावना पढ़ना है आपको? जो उद्देश्य का है, मैंने आपको बताया प्रियम्बल, वही प्रस्तावना होती है, वही उद्देश्य प्रस्ताव है। तो आप फिर से क्वेश्चन आ गया है ना, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, और वो पूछ रहा है कि 5 अवयव लिखिए उसके। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष लिखिए। स्वतंत्रता, जब आप मूल अधिकार पढ़ते हैं तो उसमें एक स्वतंत्रता का अधिकार भी होता है। फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट हैं आप उसके उसमें आपकी स्वतंत्रता के अधिकार में आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको कोई 4 लिखने हैं। सीधा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है क्या? नीति निर्देशक तत्व लिखा है, मतलब जो सिलेबस में लिखा है उससे क्वेश्चन आएगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ये जो क्वेश्चन है ये 11 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें डाल दिया है ना। देखते हैं स्लाइड को, मैं थोड़ा अरेंज करूंगा, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे 2022 में फिर देखिए 2022 के क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अब ये छोटा क्वेश्चन है 1.1, मतलब ये जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 10वें संशोधन के बारे में क्या जोड़ा गया ये पूछ रहा है। उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना बंबई के किस न्यायमूर्ति ने? न्यायमूर्ति का नाम पूछ रहा है कि किसने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। ठीक है, संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की घोषणा की गई है? तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 50 में की गई है। आर्टिकल 50 को आप डीपीएसपी में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आया। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय आपको पढ़ना है, उसके केसेस पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आया। संविधान संशोधन आपको पढ़ना है, देखिए क्या लिखा है, प्रमुख संशोधन, तो उसने 10वें संशोधन के बारे में पूछ लिया, वहीं से क्वेश्चन आया है। फिर देखिए भारतीय संविधान की 3 संधीय विशेषताओं को इंगित करें। 3 फेडरल स्ट्रक्चर, तो आपको संघवाद पढ़ना है क्या? देखिए सिलेबस में ये लिखा संघवाद, फेडरलिज्म, तो संघवाद की 3 विशेषताएं बतानी है आपको। सिलेबस में लिखा है और उसने उसकी 3 विशेषताएं पूछ ली। देखो अगला टॉपिक देखो, जनहित याचिका के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व क्या है? देखो अब देखो, जनहित याचिका ये लिखा है, जनहित याचिका, इसके 3 महत्व पूछ रहा है ना। न्यायिक सक्रियतावाद के फायदे पूछ रहा है। जो सिलेबस में लिखा है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। मेरा बताने का बस मोटिव आपको ये है कि आप जब भी मेंस की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस और अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए, है ना। इस कंटेक्स्ट में हम कल से एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम एमपीपीएससी के 2020 से 2023 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली चीजें सिलेबस से आती हैं, ताकि आप एक सही दिशा में
तैयारी कर सकें और आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगली क्लास में।